अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और हम चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स की सबसे पहले डेफिनेशन सीख लेते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी क्वांटिटेटिवली। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 3 लाइंस लिखनी है। अगर आपने स्केल के मुताबिक 1 लाइन का मतलब लेट्स से 5 टेस्ला लिखा हुआ है तो 3 लाइंस का मतलब कितना होगा? वो होगा 15 टेस्ला। सो आपने पहली चीज जो मल्टीप्लाई करनी है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद क्वांटिटेटिवली पासिंग थ्रू अ यूनिट परपेंडिकुलर स्केलर एरिया। दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये अपने रास्ते में रखे गए किसी परपेंडिकुलर एरिया के अंदर से इस तरह से पास हो रही हों। अगर ये 3 लाइंस हैं तो ये किसी स्केलर एरिया जो कि इनके रास्ते में परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है उसके अंदर से पास हो रही हूं। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, दैट मीन्स आपने इस एरिया के मैग्नीट्यूड को इन मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोबारा से रीड आउट कर रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ number of magnetic field lines B quantitatively passing through a unit perpendicular scalar area and the magnitude of area is called magnetic flux। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? द डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसे लिखेंगे फाई बी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है और ये किसके इक्वल होगा? ये बी डॉट ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कहेंगे और ये जो एरिया है इस एरिया मैग्नीट्यूड को इस एरिया के नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे एरिया वेक्टर बन जाएगा। अब ये जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड है हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है और जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। सो बीइंग अ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम डिस्क्राइब करेंगे इसका ऐसा यूनिट। जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेम एडवर्ड वेबर के नाम से मशहूर है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर लिखा जाता है और ये होगा WB से रिप्रेजेंटेड। सो अगर आपसे कहा जाए कि आप इस यूनिट वेबर को डिफाइन कर दें तो आप इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? आप सबसे पहले ये इक्वेशन लिखेंगे फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और फिर फाई बी की जगह पे इसका यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे इसका यूनिट टेस्ला और एरिया की जगह पे इसका यूनिट मीटर स्क्वायर लिख देंगे। सबके साथ 1 1 लिखेंगे और चूंकि बी डॉट ए फर्दर बी ए कॉस थीटा भी बनता है, स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि अगर कहीं पे ए डॉट बी लिखा हो तो आप उसे ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप फाई बी का जो फॉर्मूला है वो बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सो फिलहाल हमने जो कॉस थीटा है वो 1 एज्यूम करना है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 के हिसाब से 0 डिग्री ही हमने एज्यूम किया हुआ है। सो अब हम इन दोनों टर्म्स को मिला के पढ़ लेते हैं। हम लिखते हैं इफ 1 टेस्ला ऑफ magnetic field lines
आर पासिंग थ्रू। अब आगे हमने यहां पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया को डिस्क्राइब करना है, जो कि जिसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। सो दो बातें लिख सकते हैं, पासिंग थ्रू 1 मीटर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्केलर एरिया। ये हम पहली बात लिख सकते हैं, या फिर दूसरी बात क्या लिखी जा सकती है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पैरेलल वेक्टर एरिया। तो ये बात हमने डिस्क्राइब कर दी। आगे क्या लिखेंगे, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। फर्दर यहां पे डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये स्केलर एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर बना दूं तो वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ क्या है, वो पैरेलल हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट भी लिख देता हूं। नोट क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर emerging from an area, the magnetic flux is considered positive. Conversely, if magnetic field lines are entering an area, then magnetic flux is considered नेगेटिव। सो इस डायग्राम में अगर हम देखें, हमारी आंख जो है वो यहाँ पे मौजूद है, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया में एंटर हो रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से व्यू कर रहे हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मौजूद है, सो फिर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपनी तरफ आती हुई दिखाई देंगी और ये मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाएगा। सो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस है ये सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ वेबर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। सो हम ये बात जानते हैं कि फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, इस वजह से वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन यूज की जाए कि इट इज एफ बी ओवर आई एल, तो यहाँ से हम टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर लिख सकते हैं। सो वेबर विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और वेबर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर के इक्वल भी होगा, ये बात भी याद रखने वाली है। फर्दर हम चूंकि F इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन से न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो वेबर विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर एम्पेयर। सो वेबर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पेयर। अब अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डायमेंशंस हैं वो डिस्क्राइब करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे फाई बी एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स is equal to dimensions of Weber and those are equal to mass, length square time -2 a -1, जहां पे a की जगह पे I भी लिख लिया जाता है। अब हम जरा मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे
केस ए की, और इसमें हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से एक सर्टन एरिया मौजूद है। इस एरिया का मैग्नीट्यूड ए है और इसके अंदर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहली बनाई है ये तो पास नहीं हुई, लेकिन जो नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया के अंदर से इस तरह से पास कर रही हैं। और ये जो टॉप पे बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इस एरिया के अंदर से पास नहीं कर रही। सो इन मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और फिलहाल केस क्या है? केस ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ स्केलर एरिया। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये क्या है? ये 90 बन रहा है। दूसरी बात जो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ये कि अगर हम इस एरिया की डायरेक्शन इस तरीके से नॉर्मल टू द सरफेस कंसीडर कर लें तो हम इस नॉर्मल को एरिया मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके एरिया को वेक्टर फॉर्म दे सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो अब आपने क्या बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू वेक्टर एरिया। ये दोनों बातें एक साथ लिख सकते हैं, बस आपने अल्फाज का चुनाव ध्यान से करना है कि कब स्केलर एरिया कहना है और कब वेक्टर एरिया कहना है, और ये बात आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है। सो इस वक्त चूंकि डेफिनेशन के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वांटिटेटिवली मल्टीप्लाई होती हैं परपेंडिकुलर स्केलर एरिया से, तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। सो इन चार लाइनों की क्रॉसपॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस एरिया से पास कर रही हैं उनका एरिया के साथ जो प्रोडक्ट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं और वो केस क्या है? वो है केस बी। केस बी में क्या डिस्क्राइब करना है? हमने ये डिस्क्राइब करना है कि अब एरिया इस तरह से मौजूद है। तो ये है एरिया का मैग्नीट्यूड और इसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है। अगेन अगर आप यहाँ पे एरिया को नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो तो वेक्टर एरिया आता है, जिसको हम इस तरीके से एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, जिस तरह से मैंने पहले 6 लाइंस बनाई थी, उनमें से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के ऊपर से पास कर रही हैं और जो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस एरिया के नीचे से पास कर रही हैं। चूंकि किसी भी एरिया की थिकनेस 0 कंसीडर की जाती है, दैट मीन्स इस पेज की ये वाली थिकनेस 0 कंसीडर की गई है, इसलिए एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं कर रही। सो हम ये बात डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं? दीज आर पैरेलल, इस तरह से पास कर रही हैं, पैरेलल टू स्केलर एरिया हैं, इस स्केलर एरिया के पैरेलल हैं। सो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? वो 90 है। क्योंकि इस केस में एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास नहीं कर रही, सो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो होगी 0। फिर नेक्स्ट केस है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है केस सी। हमने जो पहला केस डिस्कस किया था उसमें हमने एरिया की एक साइड को यहाँ पे प्लेस किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? उस एरिया को हल्का सा टिल्टेड रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। सो ये जो स्केलर एरिया है ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन से रोटेट कर चुका है बाय एन एंगल थीटा। सो जो इसका नॉर्मल है वो भी अपनी इस डायरेक्शन से रोटेट कर चुका है बाय सेम अमाउंट ऑफ एंगल थीटा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास कर रही हैं वो इस तरह से हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइन यही एंगल थीटा नॉर्मल के साथ बना रही हैं। सो यहाँ पे कुछ लाइंस रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो अगर पहले इस वाले केस में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी इसके अंदर से, तो अब चूंकि हमने एंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, सो इफेक्टिवली परपेंडिकुलर स्केलर एरिया कम हो गया है। पहले परपेंडिकुलर स्केलर एरिया यहां तक मौजूद था, इसलिए उसमें से 4 लाइंस पास कर रही थी,
लेकिन अब वो परपेंडिकुलर स्केलर एरिया थोड़ा सा कम हो चुका है, इसलिए अब उसमें से क्या होगा, उसमें से 3 लाइंस पास करेंगी। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। तो इस वक्त हमने क्या बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वर्सेस एरिया वेक्टर एंगल है वो क्या है, वो है थीटा। सो अब अगर अगेन मैं यहाँ पे इस एरिया के मैग्नीट्यूड को नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लूं तो एरिया वेक्टर बनेगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि वो एरिया वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये है एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इनकी टेल्स में बनने वाला एंगल क्या है, वो एंगल थीटा है। सो डेफिनेशन के मुताबिक जो फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए है, उसके मुताबिक यहाँ पे जो कंपोनेंट है वेक्टर का, वो वाला कंपोनेंट लिया जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। सो ये जो कंपोनेंट है ये क्या बनेगा, ये बनेगा ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी, इट इज इक्वल टू बी टाइम्स ए कॉस थीटा। क्योंकि हम वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट लेंगे तो ही स्केलर का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा। या फिर हम ये काम भी कर सकते थे कि अगर इस तरीके से ये एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंटेड है और इनकी टेल्स में एंगल थीटा बन रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते जो कि एरिया के साथ पैरेलल बन रहा था, और वो क्या है, वो है बी कॉस थीटा। और इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी किसके इक्वल बनेगा, वो बनेगा बी टाइम्स कॉस थीटा इंटू ए, और फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। सो हमने ये बात एंड पे डिराइव आउट करनी है। हम लिखेंगे सिंस बाय द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसी वजह से फाई बी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बी डॉट ए। सो ये हमारी जो स्केलर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन है वो हमने यहां से लिखी है। क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूट करता है इसलिए आप इसे ए डॉट बी भी लिख लें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट किस तरह से करते हैं उसको भी जरा सा रिवाइज कर दूं। हम सब ये बात जानते हैं कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल ये एंगल थीटा गिवन है तो थीटा के साथ कोरिस्पॉन्डिंग लेंथी लाइन हाइपोटेनियस और साथ वाली लाइन बेस होती है, और सामने वाली लाइन क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। अगर यही ट्राइंगल इस तरह से दी गई होती कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये लाइन हाइपोटेनियस होती, ये बेस होती और ये लाइन परपेंडिकुलर कहलाती। बहरहाल किसी भी ट्राइंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो होती हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, cos theta is equal to base over hypotenuse and tangent theta is equal to perpendicular over base. So अगर आपने perpendicular फाइंड करना हो तो वो hypotenuse into sin theta होता है, और अगर base फाइंड करनी हो तो वो hypotenuse into cos theta बनती है, और जब आपने perpendicular फाइंड करना हो तो वो base into tangent theta के इक्वल होता है अगर आपने base इन्वॉल्व करनी है। तो जरा यहाँ पे देखिए कि ये जो हमने दोनों ट्राइंगल्स बनाई हैं इनमें अगर ये लाइन हाइपोटेनियस है तो ये लाइन बेस है और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और बेस किसके इक्वल होती है, वो हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा के इक्वल होती है। सो हाइपोटेनियस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और साथ आएगा कॉस थीटा। इसे आप लेट से ए का एक्स कंपोनेंट कह लें करंट केस में, तो इसलिए यहाँ पे ए कॉस थीटा आया है। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखें जो यहाँ पे बनाई है तो ये लाइन हाइपोटेनियस है, ये लाइन परपेंडिकुलर है और ये लाइन बेस है। बेस अगेन हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा के इक्वल होती है, हाइपोटेनियस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के इक्वल है और साथ लिखा जाएगा कॉस थीटा। सो इस तरीके से हमने इसको रिजॉल्व किया है। अब हम आज के इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, वो है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जो कि फर्दर किसके इक्वल है, बी ए कॉस थीटा के इक्वल है। इफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एरिया वेक्टर एंगल इज 0 डिग्री,
तो cos 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1 होगा। इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एरिया होगा और स्केलर फॉर्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू स्केलर एरिया होंगी। सो जो हमारा फार्मूला है वो ये शेप इख्तियार कर लेगा, फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर एरिया को उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दिया जाए तो इक्वेशन बनती है फाई बी ओवर एरिया इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू फाई बी ओवर एरिया। स्टूडेंट्स, ये काम करने से पहले हमने क्या किया है, हमने एरिया का वेक्टर साइन खत्म किया है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वेक्टर डिनोमिनेटर में लिखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर डिवीजन का कोई रूल मौजूद नहीं है, इसलिए वेक्टर्स डिनोमिनेटर में नहीं आते। अगर कभी फार्मूलाज रीअरेंज करते हुए आपको किसी वेक्टर को डिनोमिनेटर में लाने की जरूरत पड़ जाए सॉल्यूशन पर्पज से, तो आप सबसे पहले उसकी डायरेक्शन हटाते हो और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हो। तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला डिराइव आउट कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो बी है, इस बी को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और इसे हम डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि जो एंगल है वो 0 डिग्री है और cos थीटा 1 के इक्वल पुट किया है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू स्केलर एरिया है। ये बात याद रखते हुए हमने इसकी डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले ये टर्म रीड आउट कीजिए। आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स, डिवीजन को कैसे पढ़ते हैं, पर यूनिट। ए चूंकि स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है इसलिए ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, पर यूनिट परपेंडिकुलर स्केलर एरिया हेल्ड टू द पाथ ऑफ मैग्नेटिक field lines is called magnetic flux density। अब बारी है इसके SI यूनिट्स की। तो SI यूनिट्स किस तरह से लिखे जाएंगे, आप यहां पे लिखेंगे कि चूंकि इक्वेशन B इज इक्वल टू फाई बी ओवर एरिया है, सो यहाँ पे B के यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए आप फाई बी के यूनिट्स पुट कीजिए। ये फाई बी के यूनिट्स वेबर हैं और एरिया के मीटर स्क्वायर हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स वेबर पर मीटर स्क्वायर बनेंगे। अब चलते हैं हम इसके बेस यूनिट्स की तरफ। हम B के यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स डिस्क्राइब करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि फाई बी का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो होता है B डॉट A। सो वेबर इज इक्वल टू टेस्ला टाइम्स मीटर स्क्वायर। सो इस वजह से B विल बी इक्वल टू टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स किसके इक्वल आ जाएंगे, टेस्ला आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म जिसे हम फ्लक्स डेंसिटी कह रहे हैं, ये टर्म वही है जिसे हम प्रीवियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कहते रहे हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कब कहेंगे, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में डिस्क्राइब होगी और कहा जाएगा कि किसी यूनिट परपेंडिकुलर स्केलर एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, सो आगे हम यहाँ पे बेस यूनिट्स की तरफ चलते हैं। चूंकि हम ये बात जानते हैं कि B की बेसिक डेफिनेशन F ओवर IL है, सो टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट किया जा सकता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। फर्दर चूंकि F इज इक्वल टू MA से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट किया जाएगा। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज और 1 ओवर एम्पेयर इनटू मीटर एज इट इज। मीटर मीटर से कैंसिल आउट होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड विल हैव बेस यूनिट्स किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर और डायमेंशंस क्या लिखी जाएंगी,
डायमेंशन लिखी जाएंगी b स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू mass टाइम t माइनस टू एंड a माइनस वन। सो ये डायमेंशंस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वही हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की थी। यहाँ तक हमारे इस टॉपिक की जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो कंप्लीट हुई, लेकिन हम जरा इस फॉर्मूले फाई बी को कंपेयर कर लेते हैं चैप्टर 12 में पढ़े गए फॉर्मूले फाई ई के साथ, जो कि ई डॉट ए था। तो जिस तरीके से चैप्टर 12 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट था, वैसे ही यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन की थी वो क्या थी, हमने कहा था कि दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनका कुछ मतलब है, और दूसरा है परपेंडिकुलर स्केलर एरिया। और यहाँ पे हमने क्या कहा है, हमने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, कौन कौन सी, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर स्केलर एरिया। तो जब स्केलर एरिया परपेंडिकुलर होता है तो ऑटोमेटिकली वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट हैं वो हमने टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर लिखे हैं, जो कि वेबर के इक्वल होते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर के हिसाब से डिस्क्राइब किए गए थे, लेकिन इनको हमने मिला के कोई नया नाम नहीं दिया था। ऐसे ही आज हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को फाई बी ओवर ए से डिफाइन किया है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, तो सेम इसी रूल के तहत फाई ई ओवर ए, दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट परपेंडिकुलर स्केलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, ये इसकी डेफिनेशन होगी। सो इस तरीके से हमने इन दोनों टर्म्स को कंपेयर किया। अब हम जरा चलते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की तरफ। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet, from south to north inside the magnet, in form of concentric circles around a conductor wire, या फिर all of these। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेट ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो इस तरह से होती है। और अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इस तरह से बनेगी, और इस जगह के ऊपर आपको लूप कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। यहां पे ड्रॉ करेंगे तो इधर भी लूप कंप्लीट होगी इस तरह से, और ये जो लाइन स्ट्रेट बनाई है ये भी आगे जाके स्प्लिट अप होगी, और ये भी क्या करेगी, ये भी लूप कंप्लीट करेगी। तो इसका मतलब है किसी मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगी, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और बाहर क्या है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इस तरह से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगी। अब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया जाए और उसके गिर्द कंपास के जरिए से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाई जाए, तो इस तरीके से सर्कल्स की सूरत में बनेगी। आप दूर प्लेस कर देंगे तो ये बनेगी, करीब प्लेस कर देंगे कंपासेस को तो ये शेप बनेगी। इन तमाम सर्कल्स का सेंटर यहाँ पे होगा। सो इसका मतलब है इन दी फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड अ कंडक्टर वायर, ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगी। So D is the correct option, that means all of these. Next MCQ क्या है? It is at what angle between magnetic field lines and scalar area the magnetic flux will be maximum. तो हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अगर कोई स्केलर एरिया इस तरह से प्लेस्ड हो कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हो, इस तरह से, इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केलर एरिया के परपेंडिकुलर है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डेफिनेशन के मुताबिक B इंटू ए बनेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू स्केलर एरिया। डेफिनेशन भी यही थी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस न्यूमेरिकली पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर स्केलर एरिया एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का प्रोडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। और फिलहाल तमाम जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर सकती थी वो पास कर रही हैं। सो इन चारों लाइंस की रिप्रेजेंटेटिव क्वांटिटेटिव वैल्यू और एरिया को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। सो आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट what angle between magnetic field lines and vector area
द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सो अब हम दोबारा से यहाँ पे एरिया ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और एरिया को वेक्टर बनाने के लिए इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर पुट करना पड़ेगा। जब आप इस मैग्नीट्यूड को नॉर्मल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि एरिया वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लेंथ ये है और डायरेक्शन ये है, ये एरिया वेक्टर है, तो अब आपने क्या करना है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस तरह से, उनके दरमियान में क्या एंगल है ये बताना है। सो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर टर्म इस तरह से रिप्रेजेंटेड है। बताइए जरा इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है। सो डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और स्केलर एरिया या प्लेन ऑफ एरिया वो परपेंडिकुलर हैं। तो इस केस में आंसर होगा 0 डिग्री, दैट इज आवर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 milli Tesla of magnetic field strength. That means magnetic field strength is 10 milli Tesla. Milli is prefix, so 10 into 10 is to power minus 3 Tesla. Decimal आप 3 places पीछे मूव कर लें तो क्या बनेगा, इस तरह से 1 2 3। तो आपको यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा। So this is its value in SI units. Is passing through a vector area of 3 meter square. So ये एरिया है 3 मीटर स्क्वायर और वेक्टर है एंड इट इज हेल्ड एट 60 डिग्री। सो थीटा कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बात बताई गई है कि आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं उसमें और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। सो डायरेक्टली आपने यहाँ पे एंगल 60 डिग्री पुट करना है। What must be the value of magnetic flux through the surface? Phi b, क्योंकि b डॉट a होता है और हमें फिलहाल a जो है वो यूनिट वेक्टर की सूरत में नहीं दिया गया, इस वजह से हमें इसे तब्दील करना पड़ेगा बी ए कॉस ऑफ थीटा के अंदर। सो इस वजह से जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, 0.010 टेस्ला किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मीटर स्क्वायर के एरिया के साथ, और साथ कॉस किसका होगा, कॉस होगा 60 डिग्री का। सो फाई बी विल बी इक्वल टू 0.03 इंटू 0.5 और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर 0.015 वेबर। अगर आप इस टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई कर लें और 1000 से डिवाइड कर लें तो क्या होगा, ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा 15/1000 वेबर्स, या फिर 15/10⁻³ वेबर, या फिर 15×10⁻³ वेबर, या फिर 15 मिली वेबर्स। दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 milli Tesla of magnetic field strength. That means B is again 10 milli Tesla, that is 10 into 10⁻³ Tesla. Move decimal to the left, so the value will be 0.010 Tesla. So decimal is moved 3 decimal places to the left. Is passing through an area of 3 meter square. Held at 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्या ये एंगल प्रीवियस ही है, जरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम इस तरह से ड्रॉ की जाएगी कि ये है कोई स्केलर एरिया, और अब क्या कहा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास कर रही हैं वो इस तरह से पास कर रही हैं। सो ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो भी 60 डिग्री है, लेकिन क्या फार्मूले में, फार्मूला क्या है, फार्मूला है फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और बी ए कॉज ऑफ थीटा। क्या इस फार्मूला में आपको ये एंगल पुट करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल यहाँ पे पुट करते हैं जिसे थीटा कहते हैं। तो ये एंगल थीटा नहीं है। थीटा क्या है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हों, जिसमें से एक लाइन एरिया स्केलर और एक लाइन नॉर्मल टू द एरिया, दैट मीन्स एरिया वेक्टर को बता रही हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह से पास कर रही हो कि यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल थीटा कितना है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि 60 डिग्री और थीटा एड अप होके 90 डिग्री बना रहे हैं।
सो थीटा किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री। सो जब आपको प्लेन ऑफ द एरिया या स्केलर एरिया के साथ एंगल गिवन हो तो आपने वेक्टर के साथ बनने वाला एंगल निकालना होता है। सो हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री नहीं है बल्कि 30 डिग्री है। सो ये वैल्यूज पुट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0.010 टेस्ला, एरिया है 3 मीटर स्क्वायर और एंगल कितना है, वो है 30 डिग्री। सो फाई बी विल बी इक्वल टू 0.03 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जो कि वेबर के इक्वल होता है, इंटू 0.866। सो मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर होगा 0.02598 वेबर्स। फर्दर आप वही काम कीजिए कि इस टर्म को 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, 0.02598 इंटू 1000/1000 वेबर। न्यूमरेटर वाले 1000 को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर होगा 25.98 और डिनोमिनेटर में लिखा होगा 1000 या 10⁻³ वेबर्स। फर्दर ये बनेगा 25.98 इंटू 10⁻³ वेबर और -3 वेबर को हम मिली वेबर कहेंगे और ये राउंड ऑफ होके वैल्यू 26 बन जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 मिली वेबर, दैट मीन्स अब हमें फाई बी गिवन है, इट इज 10 मिली वेबर और 10 इंटू 10⁻³ वेबर और 0.010 वेबर, जिसमें डेसिमल को हमने 3 प्लेसेस लेफ्ट मूव कर दिया है, इज पासिंग थ्रू अ स्केलर सरफेस एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर हेल्ड एट 60 डिग्री। तो अब भी जो एंगल हमें गिवन है, क्या वो वेक्टर एरिया का गिवन है? बिल्कुल भी नहीं, वो हमें स्केलर एरिया का गिवन है। इसका मतलब है कि ये एंगल क्या बनेगा, पहले की तरह 60 डिग्री बनेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एरिया इस तरह से प्लेस्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इसमें, वो इस तरह से पास कर रही हैं कि वो यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री बना रही है और इसी तरीके से यहाँ पे बनने वाला ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। लेकिन हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एंगल नॉर्मल के साथ। सो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल क्या होगा, वो होगा 30 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 का है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि हम लिख चुके हैं। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, अब बी के बारे में पूछा गया है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। क्योंकि हमने जो फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन की थी उसमें कॉस थीटा को डेलिबरेटली 1 कर दिया था, क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है, लेकिन फिलहाल कॉस 0 डिग्री नहीं है, कॉस 60 डिग्री है। इसलिए अगर आप यहाँ पे बी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको ए कॉस थीटा डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। बी इज फाई बी कितना है, इट इज 0.010 वेबर ओवर एरिया कितना है, इट इज 2 मीटर स्क्वायर और एंगल कितना है, वो है 60 डिग्री। सो ये क्या बनेगा, 0.010 वेबर किसके इक्वल होता है, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए से वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो आप यहाँ पे लिख लीजिए टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ओवर 2 मीटर स्क्वायर इंटू कॉस 60 0.5 होता है, मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू इस तरह बन जाएगी 0.010 डिवाइडेड बाय 2 और 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है। ये 2 से कट जाएगा, आंसर होगा टेस्ला में। सो फर्दर आप यहाँ पे 0.010 टेस्ला को कन्वर्ट कर सकते हैं मिली टेस्ला में। किस तरीके से कि आप 0.010 को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 10 और ये टर्म ऊपर आ जाएगी, क्या बनेगी 10⁻³ टेस्ला या फिर 10 मिली टेस्ला, दैट इज ऑप्शन डी। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 मिली वेबर। सो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगेन 10 मिली वेबर और 10 इंटू 10⁻³ वेबर्स पास थ्रू अ वेक्टर सरफेस एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर। सो अब एरिया पहले की तरह 2 मीटर स्क्वायर ही गिवन है,
लेकिन जो एंगल है 30 डिग्री, आप डायरेक्टली वो किन दो चीजों के दरमियान में गिवन है, वो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान में गिवन है। सो अब हमें इस तरह की कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। What must be the magnetic flux density? So again, phi b is equal to b dot a, that is further equal to ba cos of theta, और b का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बन जाएगा phi b over a cos of theta। सब्सटीट्यूशन कीजिए, phi b कितना है, इट इज 10 into 10 raised to power minus 3 वेबर divided by area। area is 2 meter square and cos of 30 degree, so that means 10 into 10 raised to power minus 3 वेबर की जगह पर टेस्ला into मीटर स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, और मीटर स्क्वायर से कटेगा, और cos 30 0.866 होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर पे, तो जो b का आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 0.00577 टेस्ला। आप इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और 10 की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, क्योंकि आपको मिली चाहिए, और मिली का मतलब कितना होता है, वो होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, तो 3 माइनस 3 भी तो 0 ही होता है। आप बेसिस अलग कर लीजिए, 0.0577 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 टेस्ला बनेगा, और b किसके इक्वल होगा, ये होगा 0.00577 इंटू 1000 मिली टेस्ला के इक्वल। 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा 5.77 मिली टेस्ला। 7 को राउंड ऑफ कीजिए और आंसर होगा 5.8 मिली टेस्ला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है उसमें हमने वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना है। क्वेश्चन पूछा गया है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 7k वेबर पर मीटर स्क्वायर is passing through an area of A is equal to minus 7i minus 4j plus 3k meter square. What must be the value of magnetic flux through the surface? हम ये बात जानते हैं कि phi b का फार्मूला b डॉट a के इक्वल होता है। सो हमें यहाँ पे चूंकि वेक्टर फॉर्म्स डायरेक्टली दी गई हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4i माइनस 5j प्लस 7k डॉट एरिया वेक्टर क्या है, इट इज माइनस 7i माइनस 4j प्लस 3k, और यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। सो जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ वेबर रह जाएंगे। सो 5b इज इक्वल टू, आपको पता है हमने हर टर्म को इस तरह से हर टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। और प्लस 7k डॉट माइनस 7i माइनस 4j प्लस 3k। सो हम ये बात जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, और k डॉट k भी 1 होता है, लेकिन i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i 0 के इक्वल होते हैं। और जाहिर बात है कि अगर आप इसको इस तरह लिख लो कि j डॉट i या फिर k डॉट j या फिर i डॉट k, तो ये भी 0 के इक्वल ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से, k को k से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका आंसर तो 0 होता है। इसलिए 5b क्या बनेगा, ये होगा 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28 i डॉट i, फिर माइनस 5 इंटू माइनस 4 प्लस 20 j डॉट j, और प्लस 7 इंटू प्लस 3 दैट मीन्स प्लस 21 k डॉट k। और इस डेफिनेशन के मुताबिक तमाम जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, वो हो जाएंगे 1 के इक्वल। सो 5b इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 20 प्लस 21। सो क्योंकि यूनिट बाहर वेबर मौजूद है वो भी लिख देते हैं, ये बन जाएगा 5b इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस
41 webers or it is equal to 13 webers. So our correct option is option C. अगर आप ये चाहो कि हम इस फॉर्मूले को इस तरह से सॉल्व करें, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन बस हमें यहाँ पे करना क्या होगा, हमें वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स पुट करने होंगे और एंगल भी निकालना होगा। हमें फर्स्ट ईयर की डेफिनेशन से पता है कि दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल बनता है टेल्स में, वो ए डॉट बी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड से बनता है। सो इस वजह से हम अगर यहाँ से एंगल निकालें तो हमें ये बात तो पता है कि जो ए डॉट बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 13 के इक्वल आ रहा है। तो एरिया वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से आएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 13 ओवर 8.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.4868। सो अब आप कैलकुलेटर से यहां से एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। ये एंगल बनेगा ऑलमोस्ट 80.8314 डिग्रीज। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9.4868 वेबर पर मीटर स्क्वायर आया है, और जो एरिया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 8.6 मीटर स्क्वायर है, और आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, कॉस ऑफ 80.8314 डिग्री के साथ। सो मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, और कैलकुलेटर पे अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई, सो फिर से आंसर होगा 13 वेबर्स। सो इस बात का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मली प्रैक्टिस करोगे तो आपके जहन में सबसे पहले यही आएगा कि आपने बी ए कॉस थीटा से सॉल्व करना है, तो उस केस में आपको इंडिविजुअली एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके जहन में ये बात आ जाती है कि आप डायरेक्टली वेक्टर्स को डॉट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर सेम यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, सो उससे भी क्या होता है, उससे भी आंसर आ जाता है। सो वो मेथड हमारे लिए आसान होगा। सो यहाँ तक हमने आज मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज।